इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, रक्षा विशेषज्ञ, और राहुल लाल जी, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरीके से हालात अभी दिखाई दे रहे हैं और अब जो ये 16 घंटे की बातचीत चली है, क्या लग रहा है कि हालात सामान्य हो पाएंगे या फिर अभी वक्त लगेगा? देखिए, मेरी अपनी ओपिनियन बता रहा हूं मैं जी, कि अगर आपने ये सोच लिया कि चीन के साथ ये हालात सामान्य इतनी जल्दी हो जाएंगे 16 घंटे में, तो ये हमारी गलती होगी। जी, हमको मीटिंग्स की और इंटरनेशनल मीटिंग जो होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस, उसकी मर्यादा पूरी रखनी चाहिए। हम अपना तरीके से जो हमने माना है, जो स्वीकार किया है, जो हमारे कमांडर ने साइन किया है, उसको तो हमें करना पड़ेगा। पर अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि किस बात पे मान रहे हैं हम। देखिए, हमने इन मीटिंग्स को एग्री किया है पॉइंट ऑफ एडवांटेज से। हमारे पास में कैलाश हाइट्स पूरी की पूरी, हमारे पास 7 हाइट्स साउथ ऑफ पेंगोंग जो हमको टोटल टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती हैं, उसको हमने नजरअंदाज करके इस मीटिंग में हम आके बैठे हैं। क्या हमको इसका पूरा भुगतान मिलेगा? हमें यह देखना है, क्या चाइना मान जाएगा? चाइना अभी क्या मानता है? डेप्सांग, डेमचौक, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, ये सारे के सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं। और फिर क्या हमने उससे पूछा है कि आप अक्साई चिन का क्या करने वाले हैं? ये हमने अक्साई चिन का स्टार्टिंग पॉइंट पे कहना चाहिए था कि ये सारी मीटिंग्स में अक्साई चिन की मीटिंग भी होगी, और हमको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर हम खाली भी ना करते तो क्या होता? टेंशन होती, दैट्स ऑल। पर चाइना डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे था, ये भी आप मान के चलिए। खैर, हमने दरिया दिली दिखाई, जो हम सदैव दिखाते हैं, कोई बात नहीं। पर अब हमको बिल्कुल चौकस और चौकन्ना होना पड़ेगा। और हमने जो अपनी डी इंडक्शन करी है, अपनी फौजें अपनी इसी डिस्टेंस पे रखी है कि अगर री इंडक्शन करना पड़े एकदम यकलख्त, तो आपको एकदम से करना होगा। और आप देखिए चाइना कहां ले जा रहा अपना। चाइना का लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट पूरा का पूरा रेडी है। वो सारा का सारा एरिया उसका 4,500 किलोमीटर, 3,780 किलोमीटर जो है लद्दाख से लेकर ईस्ट ऑफ अरुणाचल, सारा का सारा बेसेस, एयर बेसेस, हेलीपैड्स, रडार स्टेशन, सारे के सारे हैं। वो थोड़ी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो एक अपने वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप में जाके बाहर खड़ी कर देगा अपने सारे टैंक्स। हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, हमको ये सारी चीजें देखनी है। और दूसरी बात है, सारी मीटिंग्स, ये तो यहाँ की मीटिंग्स ठीक है, पर जो डिसीजन मेकिंग होती है साउथ ब्लॉक में, आर्मी इन्वॉल्व होनी चाहिए उसमें। और बाद में आर्मी को पता चलता है कि उसको सरप्राइज मिलती है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे को अब देखना चाहिए कि ये जो इंटरनेशनल मीटिंग्स की हो रही है, पहले एक्सटर्नल अफेयर्स पूरी अपनी बात रखे, सब कुछ रखे, पर जब मिलिट्री एक्शन की बात और मीटिंग्स की बात है, तो सबसे प्रथम स्थान आर्मी को होना चाहिए, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। और गलवान में घुसे इसलिए कि आर्मी ने अपनी चूक कर दी, जब देखा उसने कि आईटीबीपी सामने है और होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। इसकी आपत्ति उठानी थी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि ये क्या हो रहा है। और वही हुआ। लेटर जा रहा है, टेलीफोन, साउथ ब्लॉक, वहां से नॉर्थ ब्लॉक, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, और चाइना घुसा चला रहा है। किसी को नहीं पता क्या कर रहा है। पूरी की पूरी 1.5 ब्रिगेड से लेके उसने 4 डिविजन कर दी, लेके अंदर आ गया है। ये जो गलती हमने इतनी भारी करी है, हमारी गलत नीति के कारण करी है, इसको सुधारना पड़ेगा। हमें चाइना का इतना नहीं ध्यान देना, चाइना तो वो तो ध्यान में है, पर अपनी नीतियां कब सुधारेंगे हम, अपनी गलतियां कब स्वीकारेंगे हम, ये राहुल लाल जी, नीतियों को सुधारने की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है भारत को। अब वो वक्त चला गया है जब आगे बढ़कर भारत हाथ बढ़ाता था मित्रता का। अब क्या वक्त बदल चुका है कि जो जिस भाषा में देश बात करता है उसको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा? ठीक है, समय परिस्थिति के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। मैं बख्शी साहब के बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, चीन के पूरे व्यवस्था को देखिए, चीन में जो कमांड है वो काफी ज्यादा केंद्रीकृत होता चला जा रहा है। यानी वहां पे उन्होंने कई तरह के बदलाव किए हैं और वो
सेंट्रल मिलिट्री कमीशन हो या तमाम दूसरे जो और संस्थाएं, उन सबों में भारी बदलाव करके उन शक्तियों का केंद्रीकरण किया है और वो एक तरह से एक कमांड में एक आदेश देके वो स्थितियों को बदल लेते हैं। भारत की जो स्थिति जिसके तरफ बख्शी साहब चर्चा कर रहे थे कि वहां पे आईटीबीपी भी है, सेना के लोग हैं, अब अलग अलग आपकी इतनी सारी एजेंसियां एक सीमा पे कार्यरत हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्थिति में उन सबों को एक कमांड के नीचे एक जगह पे अधीन होना चाहिए। अगर इस तरह की स्थितियां होती तो फिर गलवान में जो स्थिति बन रही थी, त्वरित तौर पर निर्णय लेके चीनियों को रोका जा सकता था। पहली चीज। दूसरी चीज की देखिए, तो इन सब एक तो होता है आधारभूत संरचना और एक है जो आपका जो मिलिट्री का पूरा सेक्शन है जो डिफेंस और गृह मंत्रालय के बीच में बटा हुआ है, उसको आपको एकीकृत करना पड़ेगा, एक जगह पे देना पड़ेगा। दूसरी चीज की चीन भरोसे के लायक कभी भी नहीं है। अभी भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि अप्रैल 2020 की पहले की स्थिति कायम हो जाए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि डिसएंगेजमेंट जब पूरा होता है तो क्या चीन उसी जगह पे जाता है, क्या चीजें बनती। चूंकि देखिए जो कैलाश रेंज है वो काफी प्रभावी, जो और ऊंची चोटियां हम लोगों ने जहाँ पे कि भारत ने काफी मजबूती से अपना कब्जा जो है कि बनाया हुआ था, तो लड़ाई के मैदान में ऊंची चोटियों का कितना ज्यादा महत्व होता है, उसको अगर हम लोग कैलाश रेंज को छोड़ रहे हैं तो फिर इसका क्या प्रभाव होगा, जितना क्या उतना ही बड़ा कुछ चीज चीन हमें देने जा रहा है। क्योंकि जब आप वार्ता टेबल पे होते हैं तो गिव एंड टेक में बातें होती हैं कि आप क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं। तो क्या इतना ही बड़ा कोई चीज चीन हमें देने जा रहा है? संभवतः ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चलिए शांति वार्ता के लिए कुछ इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, अच्छी चीज है। लेकिन सरकार को विशेषकर अगर मैं विदेश मंत्रालय की बातचीत करूं, एक तो देखिए वहां पे भी जो एक चीन के प्रति हम लोगों को काफी ज्यादा सावधान सजग रहने की जरूरत पड़ेगी और हमें आक्रामकता की भी जरूरत पड़ेगी। जैसा कि बख्शी साहब ने कहा, अक्साई चीन का मामला कहाँ पे है? हम लोग अगर इतने ज्यादा सुपीरियर सारे चोटियों पे काबिज थे हम लोग, हमारा इतना ज्यादा डोमिनेंस था, तो यही वो मौका था जिसमें हम लोग अक्साई चीन के मामले को भी ला सकते थे। तो आपको विदेश नीति में भी आक्रामकता बनाई रखनी पड़ेगी कि अलग अलग तिब्बत के स्वायत्तता का चाहे मामला हो, जिस तरह से वो हम लोगों के आंतरिक मामलों में कई बार टीका टिप्पणी कर दे रहे हैं, कई तरह की चीजें कर रही हैं, तो हम लोगों को भी उसको भी विदेश नीति के स्तर पे उसी कठोरता से पूजा जी जवाब देने की जरूरत होगी। हम लोग चाहे वो ताइवान का मामला हो या फिर तिब्बत का मामला हो, दूसरे और भी जो भी सेक्शन है, आपको आक्रामकता बना के रखनी पड़ेगी। चीन विश्वास के लायक कदापि नहीं है, इसलिए ये मत सोचिए कि इन सैन्य कमांडर स्तर पर वार्ता हो गई और जमीन पर भी समाधान निकल जाएगा। इसलिए अत्यंत सचेत रहने की आवश्यकता सदैव बरकरार रहेगी। शायद यही वजह है कि समय समय पर रक्षा विशेषज्ञ जो हैं और तमाम रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं वो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरीके से अभी राहुल लाल जी ने कहा कि विदेशी नीतियों में बदलाव जरूरी है, तो विदेश नीति में हमारे कितना बदलाव होना चाहिए, किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? देखिए, राहुल लाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी विदेश नीति का बदलाव तब होगा जब हमारी मिलिट्री क्षमता बढ़ेगी। विदेश नीति आप जब बनाना चाहते हैं तो अपनी मिलिट्री क्षमता को देख के बनाते हैं। अगर आपकी मिलिट्री क्षमता कम है, विदेश नीति कमजोर रहेगी। मैं राहुल लाल जी की बात से सहमत हूं। हमारे को बहुत बदलाव लाने हैं अभी विदेश नीति के अंदर, सारे के सारे एग्जैक्टली। पहले तो हमें साउथ चाइना सी में हमारा क्या रुतबा रहेगा, हमको एशिया पैसिफिक यूनियन का हेड होने का अंदेशा दे दिया है और मैसेज दे दिया है अमेरिका ने। हमको उसमें स्ट्रेट अवे एग्री करना पड़ेगा और इसके लिए हमारी अपनी नेवल एयर एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी। साउथ चाइना सी में, पाक स्टेट में, सारे के सारे जो है मलक्का स्टेट से लेकर सब डाउन तक बिल्कुल हमें करना पड़ेगा। अरेबियन सी में हमारे को और स्ट्रांग होना पड़ेगा। गदार फोर्ट को हमको रिक्वायरमेंट है, पर ये विदेश नीति हमारी सब हमारे को स्टैंड करेगी कि जब हम ये करने की क्षमता में रहें। और दूसरा जो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रतिबंध लग रहे हैं, चाइना पे प्रतिबंध लग रहे हैं, उस सबको तो ठीक है, पर कितने प्रतिबंध लगेंगे नहीं लगेंगे वो दूसरी बात है। पर ये अमेरिका, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, टर्की, ये सब क्लोज आते जा रहे हैं और इसीलिए हमको बहुत ध्यान इसके ऊपर अब देना पड़ेगा। तो हमारी नीतियों को इस तरीके से बदलाव आना पड़ेगा, इसको मद्देनजर रखना है और क्वाड में मिलिटराइजेशन करनी पड़ेगी। प्रेशर चाइना पर तब पड़ेगा जब क्वाड एक मिलिट्री अलायंस बन जाएगा, जैसे कि सीएटो था, सेंटो था, नेटो था।
जब ये मिलिट्री अलायंस बन जाएगा फिर आप देखिए चाइना अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि अभी चाइना जो है एक बिल्कुल खुले गुंडे की तरह घूम रहा है, उसको कोई परवाह नहीं किसी की। अब धीरे धीरे परवाह उसको शुरू हो जाएगी अगर आप, तो हमारी जो नीतियां हैं उनके ऊपर बदलाव जरूर आएगा। हमको अब देखना होगा कि हम किस तरह, मैंने नेपाल को, भूटान को, नेपाल और भूटान दोनों ने हमको थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था, भूटान ने तो लिख के डिक्लेयर कर दिया था। अब देखिए म्यांमार आपके हाथ से निकल गया है, बांग्लादेश का आपको कोई पता नहीं है, श्रीलंका में उसके हम्बनतोता में सबमरीन बैठी हुई हैं, अब गदार में सबमरीन पाकिस्तान चाइना की बैठी हुई है, मालदीव में बैठे हैं। आपकी विदेश नीति बताइए कहां रह गई? इसीलिए उसको तो बहुत तगड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। और विदेश नीति हमारी ताकतवर तब होती जब हमारी मिलिट्री क्षमता होती, जिसको कि हमने पिछले 70 साल में होने नहीं दिया। अब हमारे आके रफाल वो LCA बन रहा है, HF-24 जब बन गया था हमारे पास 1961-67 में, हमने पूरा सुपरसोनिक फाइटर बनाया था, उसको भी हमने डाउन कर दिया, खुद ही बंद कर दिया विदेशी प्रेशर के अंडर में। क्यों प्रेशर के अंडर में? हमारी नीति कमजोर नहीं थी, रशिया ने हमारे हाथ मरोड़े, तभी वो बंद हो गया। रशिया ने हमको झूठ बोला कि चाइना एक्सरसाइज कर रहा है गलवान में, आप फिक्र मत करिए, चाइना अंदर घुसाया, झूठ बोला। हमारी नीति कमजोर नहीं तो हम रशिया को शट अप बोल सकते थे, पर हम नहीं बोल पाए। ये प्रॉब्लम है हमारे। यानी कि सेनाओं को बहुत ज्यादा सशक्त करने की जरूरत है, मिलिट्री को यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं देनी जरूरी होगी, तभी हमारी विदेश नीति में बदलाव हो पाएगा। राहुल लाल जी, बिल्कुल, जैसे कि अभी इन्होंने साउथ चाइना सी की बात की, बहुत सारे लोग भारत में साउथ चाइना सी का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। भारत के संदर्भ में हमारा 55% व्यापार दक्षिण चीन सागर के द्वारा ही होता है। ऐसे स्थिति में साउथ चाइना सी में जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच में चल रही है, वहां पे उसी तरह से मजबूत पक्षकार के रूप में भारत को जाना होगा। अगर भारत वहां पे अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा तो ये तभी हो सकती है जब हम अपनी नौसेना क्षमता को बढ़ाएंगे। तो आप इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि जो मलक्का जल डमरू नदी है हमारा, वो मलक्का स्टेट है, वो वहां पे भी वो एक काफी वैसा सिचुएशन है जिस जगह से हम लोग चीन के ऊपर काफी दबाव डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि हम लोग जब नेवल पावर को मजबूत करेंगे। उसके अतिरिक्त जिसके तरफ की बख्शी साहब ने भी इशारा किया, और मैं भी कहूंगा, जैसे आपके विदेश नीति में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है उसका चीन सीधा सीधा प्रयोग कर लेता है। उदाहरण के लिए जिस समय की हम लोग काफी सस्ते दर पे हम लोगों को तेल ईरान उपलब्ध करा रहा था, हम लोगों ने अमेरिका के दबाव में, भारत का तो कोई मसला नहीं था ईरान के साथ, लेकिन अमेरिका के दबाव में हम लोगों ने ईरान से जो है कि तेल लेना बंद कर दिया। हम लोगों ने सोचे कि चाबहार का एक बड़ा सा प्रोजेक्ट हम लोगों का था, वो काफी हद तक लटक गया था उस समय। तो जब भारत ने ईरान के साथ एक तरह से कहीं न कहीं अमेरिकी दबाव में हम लोगों ने दूरी बनाई, उसी बीच में चीन ने जो है कि ईरान में भारी मात्रा में निवेश करने का कार्यक्रम बना लिया। जो भारत के परंपरागत मित्र हैं उनके साथ जब भी हम लोगों से कोई गड़बड़ी होती है, उस गड़बड़ी का पूरा लाभ वो उठाता है, चीन उठाता है। साथ ही साथ भारत के जो पड़ोस है, हमारे पड़ोस में जिस तरह से पड़ोसी देशों के यहाँ पे चीन का हस्तक्षेप बढ़ा है, भारत नेपाल संबंध जो कि परंपरागत तौर पे इतने घनिष्ठ और मजबूत रहे हैं, वहाँ पे कैसी स्थितियां पिछले समय रही वो हम लोगों ने देखा। अभी हाल ही में जो है कि एक तरह से एक प्रोजेक्ट जिसको कि भारत और जापान दोनों मिलकर श्रीलंका में करते, उस प्रोजेक्ट को अचानक से जो है कि चीन के दबाव में श्रीलंका ने उससे भारत और जापान दोनों को बाहर कर दिया। तो आप इसलिए हम लोगों को काफी सजग रहने की आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में भी चीन की गतिविधियां अत्यंत तीव्र हैं। मालदीव में हम लोगों ने जरूर सफलता पाई थी कि वहां पे एक तरह से जो बिल्कुल चीन समर्थक सरकार बैठी हुई थी, वहां पे फिर हम लोग साले को लाए हैं और एक तरह से वो भारत का समर्थन कर रहे हैं। तो आपको उसी तरह से उसी मॉडल पे अन्य पड़ोस में भी आपको काफी ध्यान रखना होगा। बांग्लादेश के साथ आज हमारे संबंध जरूर अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस समय में हाल के पिछले अगर 2-3 सालों को हम लोग देखें तो बांग्लादेश और चीन के संबंध काफी घनिष्ठ हुए हैं। बहुत सारे बांग्लादेश के बहुत सारे सामानों को अगर बांग्लादेश उसको चीन भेज रहा है तो उसको उसके ऊपर जो है कि जो टैक्सेस हैं, कस्टम है, वो बिल्कुल जीरो कर दिया गया है चीन की तरफ से। तो ये कई बड़े कदम वो भारत के आसपास के समीकरण को बिगाड़ने के लिए कर रहा है कि हम लोग अपने ही आसपास में ही भारत घिर जाए। तो ऐसे स्थिति में हमारी सेना भी मजबूत होनी चाहिए और विदेश मंत्रालय को अत्यंत सावधान और सचेत होकर, सजग होकर काम करने की जरूरत है। क्योंकि वो अगर आप परंपरागत ढंग से आप विदेश नीति को चलाने का प्रयास करेंगे तो समय काल परिस्थितियां काफी ज्यादा बदल गई हैं। आपकी एक छोटी सी चूक का लाभ उठाने के लिए चीन सामने में बैठा हुआ है।
बिल्कुल, अब क्योंकि चीन लगातार सशक्त भी होता जा रहा है, खास करके जब से कोरोना वायरस आया, भले ही चीन की किरकिरी हुई हो, लेकिन उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत भी हुई है। प्रफुल्ल बख्शी जी, ऐसे में किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे जब चाइना एक तरफ सशक्त हो रहा है, वो तमाम हमारे पड़ोसी जो देश हैं उन पर अपना कब्जा जमा रहा है, उनके साथ अपनी जो मित्रता है वो काफी अच्छी कर रहा है, तो फिर भारत पर वो लोग दबाव बनाएंगे तो भारत चौतरफा नहीं घिर जाएगा? जैसा कि अभी राहुल लाल जी ने भी जिक्र किया, भारत और नेपाल के रिश्ते किस तरीके से थे, लेकिन अब के हालात किस तरह हो रहे हैं? मैंने आपको बताया था, नेपाल ने और भूटान ने दोनों ने हमें थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। नेपाल जिसके साथ में रोटी बेटी का रिश्ता है आपका, और वहां पे उन्होंने बोल दिया कि रामचंद्र और भगवान और अयोध्या तो नेपाल में है। चीन ने बोला, प्रेशर में डाल के नेपाल को बुलवाया। अब काला पानी में नेपाल ने, चीन के प्रेशर में नेपाल ने सारे कार्यक्रम किए। मतलब ये फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी है। और भूटान तो आपके हाथ से निकल गया था, और अभी भी भूटान में जो coup d'etat का जो अटेम्प्ट हुआ था अभी, वो उसके चाइना का हाथ था उसके अंदर। तो सारा का सारा जो है इस समय जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जिसकी बात होती है वो टाइट हो रहा है आपके चारों तरफ। मैं आपको कहता हूं बड़े दुख के साथ, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है कई बार। आपका 1981 में 82 के में जो श्रीलंका में जो हालत थी, जिसके कारण जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई सारी की सारी हमारा रॉ का फेलियर था। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, हमारे जो लोग बैठे हैं ये महकमे संभाल रहे हैं, उनकी पहले पूरी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। सिर्फ डिग्रियों से काम नहीं चलता, और सिर्फ IAS और IPS होने से काम नहीं चलता। उनको महकमे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब पता चलता है। बंदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आके बैठा हुआ है, उसको फौजी का नहीं पता, क्या फायदा होगा? ये सारी की सारी चीजें हमारी गलतियां हैं। आंख बंद करके काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हो रहा है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और राहुल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये सारी खामियां आ रही हैं। तभी ईरान, जिसको हम कितने क्लोज थे, सिल्क रोड मिसाइल्स चाइना ने सप्लाई कर दी थी 89-90 में। क्या आप बात करिए, हमारे खिलाफ सप्लाई कर दी थी। ना हमारी दोस्ती थी इधर की, ना कुछ, मतलब हमें पता भी नहीं कि हम कोई हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये खामियां अब हमारे को दूर करनी पड़ेगी। चाहे आपके ब्यूरोक्रेट की ट्रेनिंग इंप्रूव करानी हो, चाहे कुछ करना हो, हमको इसमें टोटल रिवैम्प लाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। राहुल लाल जी, विदेश नीति फेल हो चुकी है, बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल ये स्थितियां हैं। आप देखिए कि किस तरह से अचानक से म्यांमार में देखिए हम लोगों के आंग सान सूची के साथ कितने बेहतर रिश्ते थे, अचानक से देखिए वहां पे सैन्य तख्ता पलट की स्थिति हो जाती है। और सारी दुनिया जानती है कि जो म्यांमार के सैन्य शासक हैं उनके चीन के साथ कितने घनिष्ठ रिश्ते हैं। तो ऐसे स्थिति में देखिए म्यांमार को लेकर अचानक से जो सारी सिचुएशन है वो बदल गई भारत के लिए। बांग्लादेश को हम लोग देख ही रहे हैं कि वहां पे क्या स्थितियां चल रही हैं। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की धारणा बहुत लंबे समय से चल रही थी, वो अब मजबूती से चीन भारत के समक्ष रख रहा है। तो ये जो स्थितियां बदल रही हैं, जिस ढंग से चीन काफी तेजी से अपने मूव्स बदल रहा है। हम मजबूत हो, हमारी विदेश नीतियां मजबूत हो, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? जैसा कि अभी प्रफुल्ल जी ने भी एक दो उदाहरण दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरीके से और हम मजबूत हो सकते हैं? क्योंकि जब तक हमारी विदेश नीति मजबूत नहीं होगी, हमारी सेना मजबूत नहीं होगी, हम किसी भी देश के साथ अगर इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है तो फिर कैसे निपटेंगे अगर हम खुद मजबूत नहीं होंगे? तो नहीं, हमें खुद मजबूत तो होना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दक्षिण एशिया में देखिए भारत एक बड़ा देश है, और बड़ा देश होने के नाते जो हम लोगों को उसका जो एक रणनीतिक जो सामरिक हम लोगों को प्रयोग लेना था, उस प्रयोग में हम लोग पीछे छूट गए। अब जैसे देखिए 2017 में डोकलाम के मामले में भारत काफी अड़ा हुआ रहा। डोकलाम में उस समय चीन को जो है कि वो सड़क निर्माण से हम लोगों ने रोक दिया। लेकिन अगर 17 में हम लोग अड़े हुए रहे तो आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि 20 और 21 में फिर हम लोग अड़े हुए नहीं रहे? वहां पे फिर से सड़क का निर्माण कैसे हो गया? भूटान कैसे जो है कि फिर से भूटान क्यों जो है कि वो चीन के पास चला गया? तो आपको भारत इतना भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम लोग नहीं रोक सकते हैं उसको। हम लोग अपने आसपास को प्रभावित करने की पूरी ताकत रखते हैं, लेकिन उसके लिए जो सही नीतियां होनी चाहिए और सही नीतियों का आपको निर्माण करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे कि अभी हम लोग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ, कपड़े के मामले को लेके।
लेकिन उसमें भारत अपना लाभ, अब देखिए वो हम लोग दोस्ती भी निभा रहे हैं, उल्टे भारतीय पूरे कपड़े की मार्केट के ऊपर जो है कि वो बांग्लादेश आ गया है। तो आखिर आप अपने अपने टेक्सटाइल सेक्टर को भी उभारिए और अपने विदेश नीति को भी सही कीजिए। तो आपको कई पॉलिसियों के बीच में आपको उसमें एक संबंध बनाना पड़ेगा। जैसा कि बख्शी साहब कह रहे थे कि हम लोगों की कुछ आंतरिक नीतियों में गड़बड़ी है। हम लोगों के जैसे कैसे उन्होंने बताया कि सीमा है, वहां पे आईटीबीपी है, वो गृह मंत्रालय का अधीन है, सेना है, वो एक तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है। तब ऐसे में तालमेल कैसे बनाइएगा? हमारी खुफिया एजेंसियों के बीच में तालमेल बनाने की जिम्मेवारी किसकी होगी? तो ये तमाम ऐसे आंतरिक सुधार हैं, वो भी करने पड़ेंगे। विदेश नीति के मामले पे बिल्कुल चौकन्ना होकर त्वरित तौर पर निर्णय लेकर उसका निस्तारण करना पड़ेगा। अभी भी एक जो बड़ी समस्या मैं बता रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट हम लोग अपने पड़ोसी देशों में बनाते हैं, अब भारत हम लोग प्रोजेक्ट का जो क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो धीमी गति से करते हैं, जबकि वहीं पे चीन जब कोई प्रोजेक्ट बना रहा होता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग काफी तेज गति से कर जाते, वो तेज गति से कर जाता है। तो आपको चीन को चुनौती देने के लिए आपको उसी स्तर पे आपको अपने भी कार्य पद्धति में सुधार करना पड़ेगा, आपके पॉलिसीज में चेंज करने पड़ेंगे। ये आप नहीं करेंगे तो फिर आपका अटका हुआ रह जाएगा। क्योंकि चीन के सामानों का सिर्फ बहिष्कार करने से हम मजबूती नहीं पा पाएंगे और ना ही हम चाइना से सिर्फ इस आधार पर लड़ सकते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आखिरी कमेंट, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चला गलवान घाटी में पिछले 9 महीने में किस तरीके के हालात रहे और अब जो 16 घंटे की बातचीत हुई है उसके बाद क्या हालात नजर आने वाले हैं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, क्योंकि जब तक इसके बारे में ब्रीफिंग नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन विदेश नीतियां जो पहले से चली आ रही हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है, जैसा कि आपने भी कहा है। देखिए, आप ठीक कह रही हैं। अगर हमें विदेश नीति बदलनी है, सबसे पहले अंदर झांकिए। मैंने पहले भी बोला, जो मैंने ओपनिंग सेंटेंस बोला था, आपकी मसल पावर होनी चाहिए। विदेश नीति तब आपके हाथ में होती है तगड़ी। विदेश नीति है भाला और आपके मसल है फेंकने के लिए। अब आप फेंक ही नहीं सकते विदेश नीति को, तो विदेश नीति तो 10 गज पे जाके गिर जाएगी। आपकी जो पावर मिलिट्री पावर हो वो इतनी तगड़ी होनी चाहिए। देखिए वो क्यों कमजोर है, क्योंकि आपने मिलिट्री इंडस्ट्री को बढ़ने ही नहीं दिया। आपकी इंटरनल नीति थी, हम अपने घर में नहीं बनाएंगे। भारत गौतम बुद्ध का, महात्मा गांधी का देश है, शांति प्रिय देश है। आपके प्रधानमंत्री 1951 में अंग्रेज चीफ को जो बोल दिया था, जा रहा था कि उसने कहा आपकी 25 लाख आर्मी है, उसको बचा के रखिए, चाइना आप खा जाएगा। तो पता क्या कहते हैं नेहरू जी? अरे हमें तो आर्मी की जरूरत ही नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे, चाइना तो हमारा दोस्त है। ये सारी की सारी जो नीतियां हैं ना, दिन में ये दिमाग में कीड़े, इसको निकालना पड़ेगा। और इसीलिए आपको इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग स्वावलंबी बनना पड़ेगा इन आर्म्स मैन्युफैक्चर। आप जितने बाहर से मंगाए हैं, अब प्राइवेट इंडस्ट्री को बिल्कुल नहीं उठाया। ये इसलिए देख रहे हैं, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप, मैकडॉनल्ड डगलस, जिससे आपका और रफाल जब बन के आया है, डसॉल, ये सारी प्राइवेट इंडस्ट्रियां हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री ही आपके देश को उठा सकती है। साथ में गवर्नमेंट बनाती रहे, पर ये इसका मिश्रण बहुत जरूरी है, जो हमने चूक कर दी। तभी HF-24 मारुति का एग्जाम्पल दिया था, हमने बनाया था, जर्मन डिजाइनर ने आके हमारे लिए, और हमने ही उसको नीचे कर दिया क्योंकि हम रशिया से डर गए। रशिया ने कहा मैं तुम्हारे टैंक्स, सबमरीन सब बंद कर दूंगा अगर ये जहाज बनाया तुमने। ये है सच्चाई। मैंने वो जहाज 8 साल उड़ाया है, मुझे पता है क्या बात सच्चाई थी। और ये रशिया के प्रेशर के अंदर आके हमने मुंह नीचे छुपा के हमने एग्री कर दिया। ये सारी बंद हो जानी चाहिए, तब आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होगी, तब आप उचित कदम उठाएंगे। और उसके बाद में नेपाल, भूटान, बर्मा, ये सारे के सारे आपके साथ हो जाएंगे जब आप ताकतवर होंगे। जंगल में जब शेर आता है, सब हाथी के नीचे क्यों आने लगते हैं जानवर? क्योंकि हाथी तगड़ा है। अगर हाथी भी कमजोर होगा तो सब जानवर भाग जाएंगे जंगल छोड़कर। ये चीज है हमारी प्रॉब्लम। भारत अगर हाथी की तरह रहना है तो हमारे को हाथी की ताकत आनी चाहिए। इसीलिए हमारी ताकत फौज में है, और फौज की नीति, फौज को इस्तेमाल करने का तरीका होना चाहिए। हाथ में आपने तलवार लिए, मशीन गन लिए, और आपको गोली भरनी नहीं आती, उसका मतलब क्या हुआ? बड़ी कमजोरी तो यही है कि कई लोगों की, जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया है जी, ये बहुत सही बात कही है आपने कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके हाथ में बंदूक तो होती है लेकिन उसमें गोली भरने नहीं आती। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन निगाहें